आपका स्वागत है गौरव कॉन्वेंट स्कूल वीडियो प्रोग्राम में। मैं गौरव, इवन आई विल टीच यू साइंस सब्जेक्ट क्लास 9th। सो हियर वी गो। गौरव कॉन्वेंट स्कूल वीडियो मोर टू नो, हमें और जानना है इसके बारे में। जो इस चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर है आपका, उसी में हमें और जानना है डिटेल में। ठीक है, न्यू साइंटिस्ट जो कि भाई अब मैटर के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना एक भाई अपना अपना एक तरीके से अपना कंसेप्ट दिया था उन्होंने कि भाई हाँ, बोस आइंस्टीन के बारे में। और भाई 5 बताए थे ना, प्लाज्मा था एक, और ये वाला पार्ट मैंने कहा था अगर आप आएगा अगर तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो ऑफ कोर्स मैम है भी। तो भाई 5 स्टेट होती हैं ऑलरेडी, पर हमें पढ़ना, हमें जो डिटेल में पढ़ते हैं हम वो किसके बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड और लिक्विड और गैस में। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये सब आता है इसी के अंदर। कि भाई हम इसके अंदर प्लाज्मा पढ़ेंगे, प्लाज्मा के बारे में, फिर आगे नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। ठीक है, इसके यहाँ पे प्लाज्मा है। पहली बात समझो कि भाई जो भाई इसके अंदर जो साइंटिस्ट जो बात करते हैं वो 5 मैटर होते हैं, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC में शॉर्ट में हम बोल सकते हैं इसको, BEC। ओके, BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़ा था पिछली भी पहले भी कि भाई BEC के बारे में। एक्चुअल में जो भाई मेन जो चीज़ है ना इसमें, ये चीज़ है कि प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर के जो आयंस होते हैं, प्लाज्मा देखो कभी एक आपने देखा होगा ना कभी कि भाई एक गिलास सा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आयंस होते हैं, आपस में टकरा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा चार्ज अप होते हैं, ये आपस में आयंस टकरा रहे होते हैं। तो वो प्लाज्मा के बारे में बात कर रहा होता है। इसके अंदर जो आपस में टकरा रहे हैं ना वो प्लाज्मा होता है, आयंस होते हैं। आपको एक अगर भाई अगर मुझे कभी मौका मिला तो आपको ज़रूर बताऊंगा प्लाज्मा किस तरीके से दिखता है, किस तरीके का दिखता है। सो प्लाज्मा होता है ना जो, उसके अंदर आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत शाइनिंग होते हैं, जो चमकते हैं बहुत ज़्यादा लाइट की तरह। तो आपस में एक दूसरे टकराते हुए, जैसे इसमें बिजली निकल रही हो, बिजली सी निकल रही है, ग्लास सा होता है गोल सा। ठीक है, उसके अंदर बिजली निकल रही हो, ऐसा दिखता है प्लाज्मा के। तो स्टेट ऑफ कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है इन पार्टिकल्स के अंदर। तो दिखाई देते हैं, ये ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं, आपस में टकराते हुए दिखाई देते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं और मूविंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं, मूव बहुत ज़बरदस्त करते हैं। और आगे दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस, जो कि भाई इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो आयनाइज्ड होते हैं। ठीक है, आयनाइज्ड मतलब आयंस में इनके अंदर जो आयन मतलब इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। कि भाई अगर कोई पार्टिकल्स है, उसको एनर्जी दे दोगे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो जाएगा, उसको एनर्जी दे दोगे तो वाइब्रेट होगा, ऑफकोर्स होगा। हमने पढ़ा पहले भी समझा था कि इसी के बारे में कि भाई अगर कोई पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी दे दोगे तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो जाएगा। ठीक है, अपनी जगह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी उसके अंदर। सेम ऐसी कि आयनाइज्ड होते हैं, इसमें आयंस होते हैं, प्लस माइनस आपस में टकराते हैं, रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। सो क्या होता है भाई आपस में टकराना है, ये आयनाइज्ड गैसेज होती हैं आयंस की फॉर्म में। जैसे आयनाइज्ड का दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे आप देखते हो ना कि लाइटनिंग होती है, जो आयनाइज्ड गैस का दूसरा एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे लाइटनिंग होती है। ठीक है, लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है बिजली कड़कना। तो वो क्या होता है, आयनाइज्ड है वो क्या है, आयनाइज्ड है। वो आयनाइज्ड गैस जो होते हैं ना आपके बादल होते हैं, बादल में जो आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है समझ रहे हो, आयनाइज्ड जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं तो क्या बनाते हैं, लाइटनिंग क्रिएट करते हैं। सो ऐसे ही इस प्लाज्मा के अंदर होता है। द फ्लोरिसेंट ट्यूब, ये फ्लोरिसेंट ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, ग्लो करती है, फ्लोरिसेंट मतलब जो ग्लो करती है। ठीक है, जो ग्लो एक्चुअल में करती है। द न्योन होता है कि न्योन, ठीक है, न्योन गैस होती है भाई। न्योन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ ए प्लाज्मा, कि अगर भाई न्योन्स बल्ब्स होते हैं इसके अंदर, जो ये गोल सा होता है ना, ये क्या करता है, इसको ग्लो करने को मदद करता है, ग्लो करने में मदद करता है। साथ में इसमें फ्लोरिसेंट की वजह से होता है। ठीक है, फ्लोरिसेंट ट्यूब भी होती है इसके अंदर बोल रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है इनसाइड अ न्योन साइन बल्ब, ये नाम है इसका। ठीक है, बल्ब का नाम है, ये जो ग्लो करता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से आयंस की वजह से। देयर इज़ ए न्योन गैस, इसके अंदर एक न्योन गैस होती है, ऑफकोर्स होती है, तभी तो ग्लो करेगा वो। अगेन समझ में आया भाई, न्योन गैस, भाई अगर न्योन गैस नहीं होगी तो समझ में आपको ये ग्लो नहीं करेगा, ये चसेगा ही नहीं भाई। इसके अंदर आयंस जो पार्टिकल्स हैं वो न्योन गैस के हैं। ओके, इनसाइड ए फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये एक ट्यूब इन्फ्लोरेसेंट ट्यूब का नाम है, इन्फ्लोरेसेंट ट्यूब है ये। ओके,
देयर इज़ अ हीलियम गैस। ये सब है ना नोबल गैसेज हैं, जो किसी भी एलिमेंट्स जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। नियोन, हीलियम, ये सब क्या है, नोबल गैसेज होती हैं। आगे पढ़ेंगे नोबल गैसेज होती क्या हैं, ठीक है। नोबल एलिमेंट क्या होते हैं जो जल्दी किसी से, नोबल गैसेज होते हैं कि भाई जो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते। जैसे कि ऑक्सीजन H2 से मिल जाता है तो क्या बनाते हैं, H2O बनाता है। वैसे ही अगर ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, बट जो नोबल गैसेज होती है ना, वो कभी भी किसी से कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करती, कंपाउंड नहीं बनाती। ओके, इसी को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे अगर पहले से आपको मैं पहले नए नए वर्ड्स बताता हूँ। सो कॉम्प्लेक्स होते हैं थोड़े से, तो इसलिए बताता हूँ ताकि आपको उन्हीं वर्ड्स को आप अच्छे से आगे दिक्कत जल्दी से आपको पता हो भाई, हाँ ये सब वर्ड मैंने पहले भी सुने थे। ओके, आगे हीलियम गैस और सम अदर गैस, कि भाई इसके अंदर क्या क्या होता है। या तो आपका हीलियम गैस होगा या फिर कुछ अदर कोई दूसरी गैस होगी नोबल गैसेस के अंदर। द गैस गेट्स आयनाइज्ड, वो गैस कैसी हो जाती है, आयनाइज्ड हो जाती है। उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन, एक कैटायन हो जाता है, एक कैटायन और एनायन, ठीक है। ये आयंस के आयनाइज्ड होते हैं, तो आयंस आ जाते हैं इसमें, कैटायन और एनायन आ जाता है, ठीक है। कैटायन आता है आपका बेसिकली, जो कैटायन वर्ड आता है ना, वो आता है कि भाई नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, और जो एनायन होता है वो पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है। ओके, समझ में आया आपको कि ये दोनों पार्ट होते हैं आयंस के। आगे इसके बाद है कि दैट इज़ गेट्स चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। और ये चार्ज हो जाते हैं, ये चार्ज ही तो है, ये चार्ज प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जब उसको आयनाइज बोल रहे हैं कि भाई एनर्जी जब क्या होता है कि उसमें अंदर फ्लो करने लग जाती है, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करने लग जाता है। अब एक बात बताता हूँ आपको कि जो लाइटनिंग होती है ना, वो भी एक करंट के ही फॉर्म होती है। बहुत हाई ज़बरदस्त वोल्ट होता है उसमें, बहुत ज़बरदस्त वोल्ट, किलोवाट होता है, सॉरी किलोवाट बहुत ज़बरदस्त होता है उसके अंदर। कि भाई अगर उसके अंदर देखा किलो वोल्ट भी, और किलोवाट की बात करें ना, हम किलोवाट की बात करते हैं हम, ठीक है। किलोवाट बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। जो आपकी लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग जो आपकी बिजलियाँ होती है, बिजली कड़कती है, आप देखते हैं ना मौसम के दिनों में क्या होता है, बिजलियाँ बहुत ज़्यादा कड़कती है, तो वो क्या होता है, किलोवाट बहुत ज़बरदस्त उसका होता है। ओके, गूगल पे सर्च करना का भी लाइटनिंग के बारे में कितना ज़बरदस्त होता है उसका। सो वो उसमें आप वो चीज़ नोटिस करते हो कि कैटायंस भी होते हैं और एनायंस, तभी तो आपकी बिजली फॉर्मेशन होती है। बादल के अंदर दो आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होता है आपका एनायन और कैटायन होता है नेगेटिव। ओके, आगे चले। दिस चार्जिंग आप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग। ये चार्जिंग होते हैं ना, प्लस और नेगेटिव, मतलब कि एनायन और कैटायन यही आपको ग्लो करते हैं इनसाइड द ट्यूब और बल्ब, और आपस में यही क्या करते हैं भाई, ग्लो करने की कोशिश करते हैं उसको। चार्ज अप आपको दिखाते हैं, शाइनिंग दिखाई देता है एकदम आपस में, जैसे कि ग्लो कर रहे हो, आपस में टकरा रहे हो, ठीक है। द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। वो अलग अलग नेचर प्लाज्मा निकाल के देता है, वो डिपेंड करता है गैस का नेचर क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको इमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो एक मिनट। अब वो डिपेंडिंग करता है कि गैस का क्या है भाई, कि वो कि नेचर क्या है, डिपेंडिंग मतलब भाई नोबल गैस में हीलियम है, या फिर वो नियोन गैस है, या फिर आर्गन है, क्रिप्टन है, तो वो ज़ेनॉन है, कौन सी है वो, तो वो डिपेंड करता है गैस पे कि अगर वो किस प्रकार का कलर देगी। द सन, आगे बोल रहे थे, सन और स्टार्स ग्लो, ये भी ग्लो करते हैं बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। क्यों, देखो ये जो होते हैं हीलियम गैस होती है उनके अंदर, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि आपके पूरे संसार के अंदर ना, पूरे जब आपका पूरा ब्रह्मांड जब बना था, यूनिवर्स बना था, तो वो दो गैस से मिलकर बना था। एक तो वो हाइड्रोजन से और दूसरा वो हीलियम से, ठीक है। ये आपस में क्या होता है, अपने हैवी एलिमेंट्स तैयार कर रहे थे, ठीक है। जब पूरा संसार ब्रह्मांड तैयार हो रहा था ना, तो हाइड्रोजन से हो रहा था और दूसरा हीलियम एक नोबल गैस है, और हाइड्रोजन एक बेसिकली के एक पूरा चैप्टर है हाइड्रोजन के बारे में, क्या है इसको समझने के लिए पूरा एक चैप्टर है कंप्लीट। तो यूँ कह लो कि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन क्या है, ये भी एक कई रूप में काम आता है हाइड्रोजन। आग के लिए भी काम आता है हाइड्रोजन, आग लगाने के लिए, आग लगाने के लिए भाई फ्यूल के रूप में भी हाइड्रोजन काम आता है बहुत सारी चीज़ों में। इसके आइसोटॉप्स भी होते हैं, आइसोबार्स भी, भाई ये सब आइसोटॉप्स, ये नेक्स्ट आपको आगे बताऊंगा कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। आइसोबार्स, आइसोटोन, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, थोड़ी सी इसी क्लास में आएगी। आपको ये चीज़ें एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट पूछ ली जाता है, व्हाट इज़ आइसोटॉप। सो आगे इसकी साथ नेक्स्ट चैप्टर में आई थिंक सो, हेयर वी को आगे चलते हैं हम
थोड़ा सा इसके बाद है ना जो कि भाई अगर प्लाज्मा इज़ क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, कि अगर एक तो प्लाज्मा क्या होता है क्रिएटेड इन स्टार्स, कि वो क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेरी हाई टेम्परेचर, स्टार्स में हो जाता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है इसमें, उसमें एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से उसके अंदर हीलियम जो गैस होती है ना वो अपने आप में ग्लो करने के लिए ही बनी होती है। सो आगे नेक्स्ट आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इन 1920। देखो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताता साथ में चलता हूँ मैं आपको, ताकि आप आगे इन फ्यूचर आपको चीज़ें अच्छा आसानी से समझ में आने लगे कि हाँ अगर ये पूरा यूनिवर्स है हाइड्रोजन हीलियम से ही मिलके बना है, तो ये तो पूरे संसार में हाइड्रोजन हीलियम ही होनी चाहिए थी, दूसरे एलिमेंट्स होने नहीं चाहिए थे, जैसे ऑक्सीजन और बाकी अदर एलिमेंट्स आपके होने नहीं चाहिए थे। सो कैसे हुआ ये सब हुआ कि भाई हैवी उनके एलिमेंट्स तैयार हुए, उनके अंदर हैवी पार्टिकल्स जनरेट हो गए, सो दैट कैन फॉर्म द हैवी एलिमेंट्स। फिर उन्होंने आयरन स्टार्ट कर दिया बनाना, मतलब उनके सारे जो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास था ना वो जब मिक्स होने लगा तो अपने अपने हाई एलिमेंट्स भी पोजीशन पे आने लगे, स्टार्ट हो गए। सो इधर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में। सो इन 1920 में इंडियन फिजिस्ट, अब देखो जो भी है ना, देखो इस NCERT की बात मुझे एक बात अच्छी लगती है कि ये हमेशा ज़्यादातर किसकी बात करता है, इंडियन साइंटिस्ट की बात करता है, और ये रियलिटी भी है कि हमारे पूरे संसार में जितने ज़्यादा साइंटिस्ट हमारे इंडिया में उतने कहीं नहीं है, कहीं से भी कोई भी देश इतने साइंटिस्ट प्रोड्यूस नहीं करता। इतने साइंटिस्ट को भाई हर साल इतने साइंटिस्ट हर साल, मतलब यहाँ पे हर कोई सोचता है साइंटिस्ट बनने की या डॉक्टर बनने की या इंजीनियर बनने की, तो कुछ ना कुछ इनोवेशन करने के लिए सोचता है। टैलेंट बहुत है हमारे देश में। सो आगे इधर इसी चीज़ में कि 1920 इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, कि उनके नाम पे ही इसका नाम पूरा पड़ा था कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखो एक और नाम आएगा आइंस्टीन नाम भी आ रहा है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे आगे बोल रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन का भी नाम इसमें जो था ना साथ दिया था उन्होंने भी। सो अल्बर्ट आइंस्टीन जो आप जानते हो ना, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, वो बचपन में थोड़ा सा नहीं पढ़ते थे, तो बचपन में नहीं पढ़ते थे, थोड़ी सी उम्र हुई तब भी नहीं पढ़ते थे वो, लेकिन उनका पढ़ाई में कोई ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनका नेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट था, उनको नेचर को जानने में बहुत ही इंटरेस्टेड थे। सो उनमें जो नेचर था ना वो ये था कि वो क्यूरियस थे, दे वॉन्ट्स टू नो, भाई वो जानना चाहते थे सब चीज़ों को, क्यूरियस रहते थे कि भाई ये कैसे हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये सब हो कैसे रहा है। सो वो बड़े ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लेते थे इन चीज़ों में कि भाई आपके नेचर के, वो नेचर से भी ज़्यादा प्रबल किसी को नहीं मानते थे, मतलब नेचर इज़ द समथिंग इज़ स्ट्रॉन्ग थिंग्स, कि आपको नेचर के अंदर देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, पूरी किताब एक नेचर ही है। ठीक है, नेचर का नाम ही एक पूरी जो किताब नेचर को है ना किताब में लिखा जाता है बस। अगर आपको नेचर को ऑब्जर्व करना आता है, नेचर को अगर ध्यान से देखकर उसको महसूस और उसको समझना, उसको देख के मतलब अपने आप प्रिडिक्ट कर पाना, सोच पाना वहाँ तक कि वहाँ अगर आप होते तो कैसा महसूस होता आपको, किस प्रकार से आप इमेजिनेशन, दैट सो कॉल्ड इमेजिनेशन अगर आपके अंदर है ना ज़बरदस्त, तो आप अपने आप ही आपके अंदर अपने आप ही काम करने की जिज्ञासा होती है ना कि क्यूरियस आप हो जाओगे जल्दी से। सो आपको मज़े आने लगेंगे साइंस पढ़ने में। साइंस इज़ जस्ट अबाउट द क्यूरियस। आपके अंदर इमेजिनेशन ये सब होनी, क्रिएटिविटी ये सब आपके अंदर होनी चाहिए, नए नए वर्ड्स हैं। सो आगे कह रहा है कि इसके अंदर सत्येंद्र नाथ बोस थे जो हैज़ डन सम कैलकुलेशन ऑफ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। बोस BEC की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन्होंने क्या करा था, इसकी कुछ कैलकुलेशंस करी थी इन्होंने। कैलकुलेशन से ही पता चलता है कि उसके अंदर कितना दम है। ठीक है, नंबर से ही पता चलता है, नंबर ही सब कुछ है। आपके अंदर नंबर्स नहीं होंगे, आपकी बॉडी का वेट आपके पास नंबर्स की फॉर्म में नहीं होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप ग्रो कर रहे हो या फिर डी ग्रो कर रहे हो। समथिंग ऐसा भी होता है कई बार आपकी मसल्स ग्रो कर रही होती है लेकिन आप ग्रो नहीं कर रहे होते हो। सो वो सब समथिंग अलग थिंग्स है। सो आगे इधर स्टेट ऑफ मैटर के बारे में उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की थी। कैलकुलेशंस इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि आपको एक लैंग्वेज है, कैलकुलेशन भी, मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, फिज़िक्स भी एक भाषा होती है, फिज़िक्स साइंस में आती है। तो भाई फिज़िक्स मैथमेटिक्स ये सारी क्या एक लैंग्वेज है दूसरे से कम्युनिकेट करने का, कि उसकी पावर्स के दूसरी की पावर को बिना उसको महसूस टच किए फील किए उसकी पावर को पता करने का एक जरिया होता है, उसके अंदर पावर कितनी है। ठीक है, वो एक मैथमेटिक्स का एक जरिया होता है। बिल्डिंग ऑन द कैलकुलेशंस
ऑन हिज कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्ट ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर, कि उन्होंने इनकी कैलकुलेशन से, अब देखो इनकी कैलकुलेशन कोई नहीं समझ पाया, कौन समझ पाया पहले? अल्बर्ट आइंस्टीन समझ पाए पहले। सो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कि द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BC इन 2001। एरिक ए, कि भाई उन्होंने BC के बारे में उनको नाम दे दिया उन्होंने, कि भाई BOC के उन्होंने अपना नाम भी दे दिया और उनका नाम उन्होंने समझा था और उन्होंने नाम भी दिया था। सो आइंस्टीन ने उनको पूरा नाम दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, ये एक ज़रूरी था कि समझाना कि भाई बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या था, या क्या और भी डिटेल में समझना है तो इसमें फिज़िक्स में आता है पूरा। ओके, आगे इनके बारे में बता रखा है, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें। अगर आपको सत्येंद्र नाथ है वो इनकी इमेज है ये। सो इधर इसके बाद वर्ड, अब इसके जो नेक्स्ट नाम आता है ना, कॉर्नेल वोल्फगैंग कैटरले एंड कार्ल ई वीमन, ये जो तीनों थे ना, दो ये थे कि भाई इन्होंने एक भाई क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, USA के थे, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि हाँ ये जो आपके जो कि भाई आपके बॉस थे जो, ठीक है, बॉस थे जो कि इन्होंने ये सब कैसे पता किया। सो ये जो आपके ये बॉस थे आपके कौन थे भाई, कि भाई इंडियन सत्येंद्र नाथ थे जो आपके मिस्टर सत्येंद्र नाथ बॉस थे जो, उन्होंने कैसे पता किया भाई ऐसा, कि भाई कैसा, कि भाई इन्होंने कैलकुलेशन कर दी और हवा में ऐसे कुछ कह दिया, तो उनको प्रूव करने के लिए, उनके बारे में उनको गलत साबित करने के लिए, तो इन्होंने एक बार चेक करना स्टार्ट कर दिया कि भाई क्या वो सच कह रहे थे नहीं कह रहे थे, सत्येंद्र नाथ बोस सही कह रहे थे नहीं कह रहे थे, सत्येंद्र नाथ बोस कि वो सही कह भी रहे थे या नहीं कह रहे थे। तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए, उनको समझने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो भाई आगे इसमें ऑफ USA रिसीव्ड कि द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। सो इसको अचीव करने के लिए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक भाई बोस आइंस्टीन उन्होंने एक प्रोसेस एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। द BC इज़ फॉर्म्ड बाई कूलिंग अ गैस। BC कैसे बनती है भाई, अगर एक गैस को ठंडा कर दिया जाए तो BC बन सकती है। अब एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, एक बहुत ही लो डेंसिटी पर अगर उसको ठंडा किया जाए, BC कैसे फॉर्म होगी, एक गैस को, कोई भी गैस है उसको हम क्या करें, एक लो डेंसिटी पे ठंडा करें, अबाउट 100,000, ठीक है, 100,000 के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर, कि भाई अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, कि इतना वो क्या होगा बन चुके होगी, कौन, BC। ये इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, सीधी सी बात है ये, कि अगर कोई गैस है उसका अगर टेम्परेचर माइनस में चला जाए, इतना कम हो जाए, कितना कम हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, बहुत ज़बरदस्त कम हो जाए, तो उसका नाम अपने आप ही पड़ जाता है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, बहुत ही सुपर लो टेम्परेचर पे, ठीक है। अगेन समझ में आया, द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, कि भाई यहाँ पे क्या रहा है कि देन बोल रहा है कि यहाँ कोशिश कर रहा है कि एक डेंसिटी नॉर्मल एयर की डेंसिटी से कितना 100,000, ठीक है, क्या होता है, लो होता है, लो डेंसिटी होती है, देन डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, इतना एक लो डेंसिटी होती है, देन है यहाँ पे, ठीक है, ये THE नहीं है, द नहीं है, देन है यहाँ पे, ठीक है, कंपेयर के लिए यूज़ करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, द नहीं है, देन है, ठीक है, कंपेरिजन के लिए कि इतना कम है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर, इतना कि भाई इतना एक डेंसिटी से बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी है। हमेशा याद रखना कि जो डेंसिटी होती है ना किसकी, आपकी लो टेम्परेचर वाले की जो डेंसिटी तो होती है वो हमेशा कम होती है। लो टेम्परेचर वाले किसी भी एलिमेंट की डेंसिटी कम होती है। देखो आप आइस देखते हो, आइस का जो भाई कुछ भी ले रहे हो आप, कोई भी जो लो डेंसिटी का आपका टेम्परेचर है ना, लो डेंसिटी है जिसकी भी, जो डेंसिटी होती है घनत्व, ठीक है, घनत्व किसका कितना घनत्व है, उसके अंदर कितनी डेंसिटी है, घनत्व क्या है उसका, ठीक है। जब आप वॉल्यूम और मास के बारे में बात कर रहे होते हैं तब आप डेंसिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कितना घनत्व, हिंदी में बोलते हैं घनत्व क्या है उसके अंदर, कितना घनत्व, कितना भारी है वो, डेंसिटी क्या है। ओके, भारी अलग चीज़ होती है वैसे, भार मास होता है, लेकिन डेंसिटी अलग होता है, ठीक है। सेम है दोनों चीज़ के भाई, डेंसिटी और वॉल्यूम एक फॉर्मूला भी आता है, मास अपन वॉल्यूम।
सो m/v। तो ये फॉर्मूला है वो भाई अलग बात है, ठीक है। मास अपॉन v फॉर्मूला होता है, लिख लो आप चाहो तो, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, आगे किसका फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये लो डेंसिटी होगा तो लो टेम्परेचर भी होगा, क्लियर है। तो इसको किन्होंने एक्सपेरिमेंट के जरिए समझाया था, बाय द वे कि भाई इन्होंने इस चीज़ को बाय कंसेप्चुअल, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ये ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, ठीक है। न्यूमेरिकली किसने सॉल्व किया था? आपके सत्येंद्र नाथ बोस ने, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था, ठीक है। इसको किसने किया था? इंडियन फिजिस्ट ने, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस ने, ठीक है। सम कैलकुलेशन फॉर अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इन्होंने कैलकुलेशन की थी। ओके, समझाया किसने था अच्छे से इसके बारे में? इन तीनों ने, ठीक है। कॉर्नेल वोल्फगैंग कैटरले, कार्ल ई वीमन ऑफ यूएसए के थे। ओके, सो आगे इसके बाद है व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या क्या सीखा। सो ये एक समरी है। तो आपको अगर कोई भी समरी के अंदर कोई भी एक कहते हैं नहीं भाई कि अगर कोई भी लाइन में कहीं भी कंसेप्ट हो, कोई भी चीज़ हो, इसको एक बार समझ लेते हैं अगर चाहो तो आप, मैं समझा सकता हूँ इसको। इसके अंदर वही वर्ड्स दे रखे हैं जो कि आपको इसी की पूरी किताब में आपने मोटा मोटा जो पढ़ा था, बार बार रिपीट जो मैंने किया था आपको, वही इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। वो सब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें वैसे। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। तो मैं इसको जल्दी जल्दी कराता हूँ आपको एक बार, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना मुझे। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर पता है भाई छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर बने होते हैं मैटर, ठीक है। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, कि जो मैटर होता है हमारे आसपास 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस पे। हमारे आसपास जो भी मैटर होता है वो 3 स्टेट में होता है, या तो सॉलिड होगा, ठीक है, सॉलिड कुछ भी सॉलिड है, आपके जिसके ऊपर बैठे हो वो भी सॉलिड है, दीवार है वो भी सॉलिड है, मुक्का मार के तोड़ नहीं सकते, ठीक है। आप लोहा है वो भी सॉलिड है, कुर्सी है वो भी सॉलिड है, जो कुछ भी दिखती है जो टूट नहीं सकती, आपसे नहीं हिल सकती ना, वो सॉलिड है। या यूँ कह लो आपकी पेंसिल है वो भी सॉलिड है, पेंसिल भी सॉलिड है, ईंट होती है ना वो भी सॉलिड है, कुछ भी सॉलिड है, सब कुछ सॉलिड है। जो भी आपसे नहीं हिल रहा, या जो भी आपसे चीज़ें नहीं हो पा रही, जो चीज़ आप बोल रहे हो भाई बहुत ज़्यादा कठोर है, जिससे आपको पेन हो रहा है, तो वो आप समझ लो सॉलिड है। अगेन समझे बात? तो कुछ भी है, चाहे वो लकड़ी है, डंडी है, कुछ ही है, सो वो सॉलिड है। दूसरा आता है लिक्विड। लिक्विड आप जिसको पी सकते हो, पानी को पी सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो। महसूस सेंस से मतलब कि भाई महसूस नहीं भी कर सकते, कुछ ऐसे भी होते हैं। सो कि भाई लिक्विड होते हैं पानी, साधारण सा एग्जांपल। फिर आता है गैस। गैस जो आप ऑक्सीजन लेते हो या फिर आसपास आपके सराउंडिंग में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो वो भी एक गैस ही है। नोबल गैसेज होते हैं, बहुत तरह की गैसेज होती हैं। आगे द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट हो गई। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैस। इंटरमीडिएट मतलब होता है बीच का, ठीक है, दो के बीच का, ठीक है, कि इसमें ना ही तो ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, सब ज़्यादा सॉलिड में होता है। पार्टिकल्स अट्रैक्शन उससे कम लिक्विड में होता है, सबसे कम गैस में होता है, ठीक है। मिनिमम किस में होता है? गैस में होता है। द स्पेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। क्या बात कर रहे हैं? कि स्पेस की बात कर रहे हैं, खाली जगह की। स्पेस क्या होता है? खाली जगह की बात कर रहे हैं। खाली जगह सबसे ज़्यादा किसमें होगी? गैस में होगी। गैस के पार्टिकल्स किससे होते हैं? दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो इसमें स्पेस क्या होगा? बहुत ज़्यादा है। और सॉलिड की में सबसे कम किसमें होगा? सॉलिड में होगा, स्पेस होगा नहीं ना उसमें, तो स्पेस ऑफ कोर्स ही बात है कि वो तो बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है। सो सॉलिड में होती है। और जो लिक्विड होता है आपका, उसके अंदर ना तो ज़्यादा होती है नहीं कम होती है, थोड़ा सा होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती, नहीं ज़्यादा कम होती है, ठीक है, गैप होता है इनमें, स्पेस ज़रूर होता है लेकिन नहीं ज़्यादा होता नहीं कम होता। ऐसा नहीं गैस के इतना ज़्यादा हो, और ऐसा भी नहीं है कि सॉलिड की तरह एकदम ही काफ़ी ज़्यादा नज़दीक काफ़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, इस वजह से वो स्पेस कोई खाली जगह ही ना हो। ओके, इसमें आगे उसके बाद बोल रहे थे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, कि बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल्स सॉलिड में होते हैं बहुत ज़्यादा एक ऑर्डर में होते हैं, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, एक के बाद एक दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा,
ऐसे ऑर्डर में लगे होते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड्स लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लिप, वो स्लिप कर सकती है, फिसल सकती है, पानी की लेयर होती है। और स्लाइड ओवर, देखो पानी की जो लेयर होती है, जो पानी होता है ना, किसी भी अगर फर्श पे पड़ा है तो वो स्लिप कर सकता है, ठीक है, स्लिप कर सकता है। स्लाइड ओवर ईच अदर वाइल फॉर गैसेज देयर इज़ नो ऑर्डर, पार्टिकल्स जस्ट मूव अबाउट रैंडमली। रैंडमली मतलब इधर उधर कैसे भी आपस में टकराते हुए कैसे भी रैंडमली इधर उधर भटकते रहते हैं क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, कि जो स्टेट्स, इन ये तीनों ही जो स्टेट्स होते हैं, सॉलिड गैस लिक्विड या सॉलिड लिक्विड गैस, इनको चेंज किया जा सकता है आपस में। ओके, यहाँ पे कहाँ था भाई, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मोज, ये हो गया था। द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। सो आगे, द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाई चेंजेस टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर को चेंज करके या टेम्परेचर को चेंज करके हम स्टेट्स ऑफ मैटर को भी चेंज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मैटर मतलब सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को अगेन लिक्विड में, लिक्विड को फिर अगेन सॉलिड में। और या तो हम ये भी कर सकते हैं कि गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। सब्लिमेशन होती है एक प्रोसेस जिसके अंदर आपके क्या होता है भाई, गैसेस जो डायरेक्टली चेंज हो जाती है। वही चीज़ भाई, अगर ड्राई आइस से आपकी जो पढ़ा था हमने, ड्राई आइस थी, CO2 थी, ड्राई आइस CO2, सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपकी गैस में कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली, और गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। ओके, सो क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसी के बारे में बताते हैं, इस चेंज ऑफ द गैस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए चेंज हो सकते हैं। और वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है तो वाइस वर्सा मतलब गैस से सॉलिड में भी हो सकती है। ओके, अगेन उसके बाद दे रखा है कि बॉइलिंग इज़ अ बल्क फेनोमेना। अब बॉइलिंग जो होती है ना, उबालना किसी को भी पानी को, वो एक बल्क फेनोमेना है कि मतलब बहुत ही बल्क में है भाई। अगर बहुत गर्म करेंगे तो भाई बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना, तो बल्क मतलब बहुत सारे, ठीक है। द पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क मतलब वॉल, पूरे ओके, वॉल होता है बल्क पूरा, ठीक है, सारे के सारे। तो ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू द वेपर स्टेट, कि वो जो पानी का होता है, पानी, वो सारे पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी वेपर में स्टेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो बॉइलिंग इज़ अ बल्क फेनोमेना। बॉइलिंग उबालना जिसको कहते हैं, बॉइलिंग मतलब उबालना, ठीक है, पानी को उबालना, पानी को उबल जाता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है पानी। इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फेनोमेना। अब इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, जहाँ सरफेस पे अब देखा था कन्वेक्शन पे क्या हो रहा था, नीचे से पार्टिकल्स आ रहे थे ऊपर तक एक लेयर तक, फिर वो ठंडे हो रहे थे, फिर वो नीचे आ रहे थे, ठंडे होने के बाद फिर वो नीचे आ रहे थे, फिर वो गर्म होने के ऊपर जा रहे थे। तो ऊपर से जो क्या हो रहा था भाई, इवेपोरेशन भी हो रहा था उसके अंदर। या फिर आप देख सकते हो कि भाई आपकी सरफेस फेनोमेना और भी देख सकते हो कि आप कपड़े सुखाते हो तो क्या करते हो, फैला के करते हो ना, फैला के कपड़ों को सुखाते हो, जल्दी सूखते हैं। तो इवेपोरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा सरफेस पे पानी होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन फास्ट होगा। अगेन समझ में आया आपको, जितना ज़्यादा सरफेस पे आप पानी, कपड़े को क्या सुखाते हो, फैला के सुखाते हो ना आप, ठीक है। फैला के सुखाने पर क्या होता है, जल्दी कपड़ा क्या सूख जाता है, क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन जल्दी फास्ट होता है उस पर। पानी के जो वेपर्स बनते हैं ना, पानी, उसके जो पानी होता है कपड़ों पे, वो जल्दी हवा में उड़ जाता है। आगे इज़ अ सरफेस फेनोमेना, आगे बोल रहा है पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी, कि भाई अगर जो पार्टिकल्स वो इनफ एनर्जी सराउंडिंग से अब्जॉर्ब कर पाता है, जल्दी आसानी से कर लेता है, जल्दी फास्ट कर पाता है पूरे एरिया पे। ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, कम कर देता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड, एंड जो कि भाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में होता है, उनको कम कर देता है। एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट, और उनको एक वेपर स्टेट में चेंज कर देता है। उसके बाद है द रेट ऑफ इवेपोरेशन। उसके बाद जो दे रखा है वो ये है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, कि भाई अगर एक्सपोज मतलब बाहर निकल जाती है, एटमॉस्फेयर में निकल जाती है, जो कि इवेपोरेशन का जो दर है, स्पीड है, वो डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। कितना बड़ा है सरफेस एरिया है भाई, कपड़ा सुखा रहे हो उसका सरफेस एरिया, मतलब उसको कितना फैला के आप उसको सरफेस एरिया में कितना फैला के आप उसको सुखा सकते हो, उतनी जल्दी आपका क्या होगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन फास्ट होगा, उतना ही तेज़ी से एवेपोरेशन होगा, उतनी ही तेज़ी से कपड़े सूखेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर में उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो चले जाएंगे। ओके, टेम्परेचर वो अब देखो ये बोल रहा है फैक्टर अफेक्टिंग द एवेपोरेशन।
ठीक है। इवेपोरेशन को फैक्टर कौन कौन से फैक्टर करते हैं? एक तो सरफेस एरिया फैक्टर करता है और एक इफेक्ट करता है, और दूसरा टेम्परेचर करता है, और तीसरा ह्यूमिडिटी करती है, और चौथा विंड स्पीड। ये भी पढ़ लिया था हमने कि विंड स्पीड भी करती है, ठीक है, इफेक्ट करती है, इफेक्ट प्रभावित करती है। ओके, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन क्या करती है? कूलिंग करती है। गर्मियों में आपको क्या होती है? पसीना आता है, पसीना आने के बाद आपको क्या ठंडक महसूस होती है। सो दिस इज़ भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। उसके बाद बता रखा था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, वो एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, टेम्परेचर के बारे में बात नहीं कर रहा है, हीट के बारे में बात कर रहा है। सो आगे इसके बाद है हीट एनर्जी। इसके बाद है वो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो। इसकी डेफिनेशन बोल रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन क्या है? इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए लिक्विड टू गैस। कि अगर किसी भी 1 किलोग्राम की कोई भी स्टेट आपके पास, जैसे लिक्विड है, लिक्विड को 1 किलोग्राम आपके पास है लिक्विड, ठीक है, 1 किलोग्राम होता नहीं है वैसे, उसको नापेंगे हम, वेट करेंगे, उसका मास निकालेंगे उसका अगेन, ठीक है, ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या करेंगे? उसको हम उसको क्या कर देंगे भाई? एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी देंगे उसको अगेन, ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके एक बॉइलिंग पॉइंट पे इवेपोरेशन होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, और आपका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन होता है वो एक बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करता है एग्जैक्टली कि एट द बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अलग अलग एलिमेंट्स या अलग अलग लिक्विड्स का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अगेन लिक्विड पे डिपेंड करता है वो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न नेक्स्ट बारे में बात कर रहा है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बारे में बात कर रहा है। लेटेंट हीट ऑफ ओके सॉरी ये क्या हो, देखो आगे इसके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये पढ़ लिया था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, ठीक है, किसी मास के बारे में बात कर रहे हैं, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलाना, किसी चीज़ को जो पिघालने को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। डिपेंडिंग अपॉन द जो मेटल आपके पास, जैसे आयरन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो समथिंग कुछ 1500 होता है, 1500 कुछ समथिंग होता है, 1500 जूल होता है समथिंग कुछ। सो पढ़ना देखो, कभी मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, यहाँ टेबल में मिलेगा शायद में भी, या कहीं आपको गूगल पे सर्च करके देखो कि भाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन का क्या है, कितना है, क्या नहीं है अगेन, ठीक है, गूगल पे सर्च करो। सो इस चीज़ को मैं बोलूँगा स्ट्रिक्टली कि गूगल पे सर्च करो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, पता चलेगा वहाँ पे आपको जाके, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड, अगर 1 kg 1 किलोग्राम आपके पास सॉलिड है, उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसी को जिस सॉलिड को आप पिघला रहे हो या उसको ठंडा कर रहे हो, ठीक है, वो उसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे आइस को पानी में बदलने में कितना टाइम, कौन से टेम्परेचर पे होती है? तो टेम्परेचर की बात करें या हीट एनर्जी के बारे में बात करें? तो रूम टेम्परेचर में बात करेंगे हम, अगर टेम्परेचर में बात करें। तो अगर हीट की बात करें तो वो हीट एनर्जी अलग होता है, ठीक है, होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा होता है, और जो हीट एनर्जी वो सराउंडिंग जो एनर्जी के बारे में बात कर रहा होता है, अलग कंसेप्ट है। वो सराउंडिंग के बारे में कर रहा होता है कि सराउंडिंग की एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बारे में बात करता है, उसको बदले में क्या देता है? कोल्डनेस देता है और खुद हॉट ले लेता है, ठीक है। तो न्यूट्रल करने की कोशिश करता है, वो सब आपस में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है एनर्जी को, ठीक है, तब भी वो रहती है एनवायरनमेंट में, वही एनर्जी एनवायरनमेंट में तब भी रहती है, और आप महसूस करते हो, फिर वो आपके अंदर आ जाती है, आप उसको किसी और की फॉर्म में चेंज कर देते हो। जैसे एनर्जी अगर आपके पास एनर्जी आ गई तो आप उसे साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हो। जैसे अगर आपके अंदर ताकत आ गई ना, तो आप क्या करोगे? अपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप उसको किसी ना किसी चीज़ पर लगा दोगे, ठीक है, वो फिर दोबारा उसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने किसी चीज़ पे काम किया, फिर वो उसी एनर्जी में एनर्जी बहुत तरह की होती है, ठीक है, बहुत तरह की, आपने पहले पढ़ा होगा, बहुत तरह की एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत सारी तरह की एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। तो ये सब क्या है? एनर्जी है। सम आगे उसके बारे में आई होप समझ में आया होगा आपको। इसके बाद जो है सम मेजरेबल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिटरी मेंबर्स, कि इनके बारे में टेबल में बता रहा है कि क्या क्या नहीं है, क्या है क्या। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि
इम्पोर्टेंट है कि आगे यूनिट आपको ज़रूर एक नंबर में या आधे नंबर में क्वेश्चन ज़रूर आता है इसका। तो आगे क्वांटिटी के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पे क्वांटिटी मतलब मात्रा क्या है, ठीक है। क्वांटिटी, यूनिट क्या है, सिंबल क्या है। टेम्परेचर केल्विन होता है, केल्विन के से डिनोट करता है। लेंथ मीटर में होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, ठीक है। मीटर क्या होती है, यूनिट क्या होती है। साइंटिस्ट ये एसआई यूनिट के बारे में बात, यहाँ पे एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये एसआई यूनिट है सारी, ओके। क्या ये यूनिट कौन सी है, ये एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, कॉमन नहीं है। जो कि एसआई यूनिट कौन बात करते हैं, साइंटिस्ट लोग बात करते हैं इसके बारे में। एसआई यूनिट के बारे में कौन बात करते हैं, साइंटिस्ट लोग बात करते हैं, साइंटिस्ट लोग करते हैं। जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है। कॉमन यूनिट अलग होती है। कॉमन यूनिट आपके अंदर जो हम कॉमनली बात करते हैं जिसके बारे में, ओके। कॉमन बात करते हैं टेम्परेचर में सेल्सियस के बारे में, लेंथ में मीटर सेंटीमीटर ये सब यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर तक भी यूज़ करते हैं। तो ये सीजीएस यूनिट होती है। और एमकेएस यूनिट भी डिफरेंट अलग एसआई यूनिट होती है। एक होती है आपकी एमकेएस यूनिट, बहुत तरह की यूनिट होती है, एमकेएस यूनिट। फिर एक होती है सीजीएस यूनिट। आपको जब एनटीएससी की किताबें अगर मैं कराऊँ ना, तब आपको वहाँ पे याद दिलाना है कि मुझे ये भी कराना है, ठीक है। आपको भाई अगर होगा तो मैं आपको ये उसके अंदर एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। अगर ज़रूर पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। आ गया एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट। उसके बाद है कि मास का किलोग्राम, मास का होता है ऐसा यूनिट, किलोग्राम होते हैं, केजी से नोट करते हैं इसको। और वेट का न्यूटन होती है। वेट एक फोर्स होता है, न्यूटन इसलिए होता है, वेट एक फोर्स होता है। इसका फॉर्मूला होता है एमजी होता है, ठीक है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एमजी। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एमजी होता है, ओके। उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर का ऐसा सिंबल होता है, एम की पावर मास की पावर 3 क्यूबिक मीटर होता है। डेंसिटी क्या होता है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी, ठीक है, पर मीटर क्यूब, ठीक है। पर मीटर क्यूब या पर क्यूबिक मीटर बोलते हो आप, पर क्यूबिक मीटर बोलते हैं। पास्कल प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है, पास्कल पी से नोट करते हैं। कैपिटल पी होता है, स्मॉल ए होता है, ठीक है। आई होप समझ में आई होगी वीडियो, आपको अच्छी लगी होगी। सो इसको भाई शेयर करना ना भूलो। और आप जैसे भी सुरक्षित हो, सुरक्षित रहो, खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो, वीडियो देखो, ठीक है। और कोई दूसरा काम नहीं करना आपको, ओके। आई होप समझ में आ रही होगी बात आपको। सारे काम आपको आज का डेट का होमवर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। सो खुश रहो, मौज में रहो, मम्मी पापा का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। और भाई और क्या कर सकते हो आप, और अपना और क्या कर सकते हो भाई आप, और तो कुछ नहीं कर सकते। चलो बाय बाय, टाटा, अगली वीडियो में मिलेंगे। सो बाय बाय।